हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आरएस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, जैसा अपना टॉपिक है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, इसका मतलब क्या होता है? ईडब्ल्यूएस स्टैंड फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो इस वर्ग के लिए सरकार ने जो आरक्षण की व्यवस्था की है उसका नाम है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेसिकली जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए है। किनके लिए? जो जनरल कैटेगरी में यानी सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए। बाकी जो लोग हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी का जो फायदा ले रहे हैं, उन आरक्षण वाले बंदों के लिए ये स्कीम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये क्यों स्टार्ट की गई? देखो, हमने ऑलरेडी ओबीसी, एससी, एसटी इन वर्ग को आरक्षण दे दिया। इसके बाद बचा जनरल वर्ग यानी सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी। ठीक है फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में भी सब लोग ऐसे तो है नहीं कि सारे आर्थिक रूप से स्ट्रोंग है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कमजोर हैं, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन वो क्या है, जनरल कैटेगरी में आ गए। ये उन्हें गुनाह कर दिया कि वो जनरल कैटेगरी में आ गए, तब उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। तब वो जनरल में है, नाम उनको जनरल दे दिया गया, और हमारे हिसाब से क्या है कि वो बस समर्थ हैं, जनरल में आ गए मतलब वो ऑलरेडी ठीक ठाक है। पर ऐसा नहीं है, जनरल में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। तो सरकार ने क्या किया, इस कमजोर वर्ग के लिए क्या किया 10% आरक्षण की व्यवस्था की। क्या किया इसके लिए? 10% आरक्षण की व्यवस्था की, जिसका नाम रखा गया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये कब स्टार्ट किया? ये हमारे संविधान में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) ये जोड़ के इस व्यवस्था को स्टार्ट किया। अब ये क्यों जोड़ा? क्योंकि इसको डायरेक्ट मूल अधिकारों में डाल दिया, ताकि आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, इनको 10% आरक्षण क्यों दिया। तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे कि कहोगे हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, संविधान संशोधन किया और डायरेक्ट मूल अधिकारों में डाल दिया। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। भाई, किसी और के मूल अधिकार बना दिए हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली किनके लिए, किस में है? ये सरकारी नौकरियों में है या कोई शैक्षणिक संस्था है, उनमें 10% आरक्षण है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो कोई वैकेंसी है, 100 सीटें हैं, तो जो उसमें से 10 सीटें इस रिजर्वेशन वालों के लिए, यानी जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में आते हैं उन लोगों के लिए रिजर्व कर दिया, यानी कि 10 सीट तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलेगी उसमें से। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लो शैक्षणिक संस्थान है, जैसे मान लो मेडिकल कॉलेज है, उसमें 10% सीट इनके लिए रिजर्व कर दी कि 100 सीटों में 10% सीट पे ये लोग जाएंगे। समझ में आ गया? ये बेसिकली किसके लिए? सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन को लेकर है। बस ये दो फायदे हैं इस रिजर्वेशन के। बाकी जो क्या नहीं है वो मैं आगे बताऊंगा। वो अब ये स्टार्ट कब किया गया वो पूछे तो 2019 में। अगर क्वेश्चन आता है कि कब स्टार्ट किया गया, तो जनवरी 2019 में ये रिजर्वेशन स्टार्ट किया गया। अब इसमें क्या क्या चीजें नहीं मिलेगी आपको, अगर आप इस आरक्षण की श्रेणी में आते हैं तो आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, मतलब आयु में छूट नहीं मिलेगी। आपकी जो एज है इसमें छूट आपको नहीं मिलेगी। जितनी एज किसी वैकेंसी के लिए है उतनी ही अप्लाई होगी आपको, उसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा कि मान लो 35 साल है आपको 38 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है इसमें। ना ही इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, यानी आपने अगर 4 बार एग्जाम दे दिया, मान लो किसी की 4 बार एग्जाम दे सकते हो, किसी की 8 बार, जैसे यूपीएससी में 8 बार दे सकते हो, तो 8 बार के ऊपर अगर आप देना चाहोगे तो वो रिलैक्सेशन इसमें नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और ना ही इसमें अगर आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो या किसी और शिक्षण संस्थान में फीस में छूट लेने की बात करते हो, तो फीस में आपको छूट नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी सीटों में रिजर्वेशन रहेगा, और आपको सरकारी नौकरियों में जो वैकेंसी है उसमें रिजर्वेशन रहेगा। दो ही रिजर्वेशन इससे है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पाने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, यानी क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए कि आपको रिजर्वेशन मिले। ठीक है, कौन कौन लोग हैं जो इस रिजर्वेशन की श्रेणी में आएंगे, तो वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें पहली जो बात दे रखी है कि आप जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार होने चाहिए। आप एससी या एसटी ओबीसी के नहीं होने चाहिए। किसके होने चाहिए? जनरल कैटेगरी। पहली शर्त तो क्या है कि आप जनरल कैटेगरी के होने चाहिए। आप अन्य रिजर्वेशन जो एससी, एसटी और ओबीसी वाला है वो रिजर्वेशन प्राप्त नहीं कर रहे होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात क्या कह रहा है कि आपके जो परिवार की आय है वो कितनी होनी चाहिए? 8 लाख रुपए प्रति वर्ष होनी चाहिए, यानी पिछले वर्ष
तो 8 लाख रुपए एक वर्ष की आय, जो कौन सी वर्ष की आय, जिस वर्ष आप अप्लाई कर रहे हो। यानी जैसे मान लो अभी कोई वैकेंसी खुली है, अभी आप अप्लाई कर रहे हो, तो पिछला जो वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। तो पिछले वित्तीय वर्ष की आय आपकी, आपके परिवार की 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितनी, 8 लाख से ऊपर आपके परिवार की आय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इस परिवार की आय में क्या क्या शामिल होगा, इसमें आप चाहे कृषि से जो प्राप्त आय है वो भी इसमें शामिल की जाएगी, या आपकी सैलरी है, आपके पापा या आप या आपके जो बताऊंगा परिवार में कौन कौन आता है, वो सब में की सैलरी या जो भी आय है वो कितनी नहीं होनी चाहिए, 8 लाख नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी, कृषि की आय, सैलरी, और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस वाली आय, ये पिछले वित्तीय वर्ष की 8 लाख के ऊपर क्रॉस नहीं करनी चाहिए। कितने लाख के, 8 लाख के ऊपर। तो कौन कौन सी आय आ गई इसमें, कृषि से आय है, या फिर आपकी सैलरी है, या फिर क्या है, बिजनेस से कोई आय आ रही है, ये तीनों आय इसमें शामिल है। अब ये देखो कि आप अगर आप क्रीमी लेयर की बात करोगे, जो प्रीवियस क्लास क्रीमी लेयर की थी उसमें क्या बताया था मैंने आपको, अगर क्रीमी लेयर में क्या था, जो आपकी जो सैलरी जो आय है 8 लाख रुपए, उसमें क्या क्या शामिल नहीं है, ना कृषि से आय शामिल है और ना ही सैलरी शामिल है। लेकिन इसमें क्या है, कृषि वाली आय भी शामिल है और सैलरी भी इसमें शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके साथ कंफ्यूजन मत होना, वो क्रीमी लेयर के लिए था, ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए है। तीसरी बात क्या है इसमें, आपके परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। कृषि भूमि की लिमिटेशन क्या है, 5 एकड़ या उससे ज्यादा अगर भूमि है तो आपको ये रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके पास इतनी जमीन है या इससे ज्यादा जमीन है तो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपके परिवार के पास 1000 वर्ग फीट यानी 1000 वर्ग फीट या 100 वर्ग गज, इसको बोलेंगे गज में बदलेंगे तो कितना होता है, 100 वर्ग गज या उससे अधिक का रेजिडेंशियल फ्लैट, आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर आपके परिवार के पास 100 वर्ग गज या 1000 वर्ग फीट के ऊपर या इतना अगर फ्लैट है तो आपको यह आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आपके परिवार के पास अधिसूचित नगर पालिकाओं यानी जो नोटिफाइड नगर पालिका है, आपको बता रखा है कि इन नगर पालिकाओं में, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, उसमें बताया जाएगा कि इन नगर पालिकाओं में आपके पास अगर 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखंड यानी रेजिडेंशियल प्लॉट है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और जो बताई गई नगर पालिकाएं हैं कि जो नोटिफाइड नगर पालिकाएं हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, इसके अलावा जो अन्य नगर पालिकाएं हैं जो लिस्ट जारी कर दी, उस लिस्ट के अलावा अगर बाकी नगर पालिकाओं में आपके पास 200 वर्ग गज या उससे अधिक आवासीय भूखंड यानी रेजिडेंशियल प्लॉट अगर है आपके पास, तब भी आप इस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। यह रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब आपके पास इन दोनों से कम जगह है। 100 वर्ग गज जो नोटिफाइड नगर पालिका है उनमें, और जो नोटिफाइड नगर पालिका नहीं है उनमें 200 वर्ग गज इससे कम है तो आप इस आरक्षण के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अब इसमें क्या है, जो जमीन है या जो संपत्ति है, भूमि संपत्ति, कौन कौन संपत्ति की बात है, अगर मान लो आप कहीं एक जगह रह रहे हो और उसके अलावा आपको दूसरी जगह भी आपकी संपत्ति है तो वो संपत्ति भी इसमें शामिल की जाएगी। ऐसा नहीं कि एक जगह की आपकी जमीन या जो आवासीय फ्लैट या भूखंड जो भी है नगर, चाहे वो एक नगर पालिका में आपके पास 50 वर्ग गज है, दूसरी में 50 वर्ग गज है और दोनों उस जो नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज है उसके अंडर आती है, तो आप 100 वर्ग गज के मालिक हो गए तो आप इस रिजर्वेशन के फायदा नहीं ले सकते। यानी आपकी जहां अलग अलग जगह अगर आपकी संपत्ति है उसको एक करके इसमें शामिल किया जाएगा। जब इसको ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की पात्रता की जांच करेंगे तो उसमें सारी संपत्ति आपकी क्लब की जाएगी, यानी एक इकट्ठी की जाएगी, मतलब एक जगह की जाएगी कि आपकी टोटल संपत्ति कितनी हो गई। अगर वो इस जो क्राइटेरिया है इससे बाहर जाती है तो आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें मैंने बोला आपके परिवार की आय, आपके परिवार की आय, बार बार एक वर्ड बोला आपके परिवार की आय, तो परिवार में कौन कौन आता है, परिवार की जो आय है तो परिवार में आता कौन कौन है, इस परिवार में कौन कौन आएगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप इस परिवार में आओगे। इसके अलावा आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपके माता पिता आएंगे, अगर आपके छोटे भाई बहन यानी जो 18 साल से कम हैं वो भी इसमें आएंगे। इसके अलावा आपके पति या आपकी पत्नी
और आपके बच्चे जो 18 वर्ष से कम हैं, ये सारे परिवार में शामिल होंगे। अगर इन सब लोगों के नाम पे अगर संपत्ति है या इन सब लोगों के द्वारा इनकम आ रही है, तो वो सारी इनकम इसमें 8 लाख में शामिल होगी। समझ में आ गया? ठीक है फ्रेंड्स, अब बात है कि आपको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाला जो सर्टिफिकेट है वो कैसे मिलेगा। ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? तो ये आप स्थानीय सरकारी प्राधिकरण यानी आप तहसील में जाओगे तो तहसील में आपको ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसको बोलते क्या है, आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र यानी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। इसका नाम क्या है? इनकम एंड एसेट्स यानी आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर आप इस आरक्षण का फायदा उठाना चाहते हो तो आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट का मैं एक नमूना आपको दिखा देता हूँ। ऐसा एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको दिख रहा है, ये सर्टिफिकेट होता है और ये आपको कहाँ मिल जाएगा? तहसील में मिल जाएगा। आप तहसील में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन आपके पास देखो ये सारा लिखा है, इसमें 5 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड या इससे अबोव है तो नहीं मिलेगा। रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का तो नहीं मिलेगा। या फिर आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वायर फीट या उससे ऊपर, जो नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज है उनमें, और जो नोटिफाइड नहीं है उनमें 2200 एंड अबोव स्क्वायर यार्ड का, ठीक है, वर्ग गज का अगर प्लॉट है तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इस आरक्षण का फायदा उठा सकते हो। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप इस आरक्षण का फायदा नहीं उठा सकते। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।